Hello, friends. Today we will talk about class 7th, chapter number 8, that is reproduction in plants. यानी हम आज प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. ऑल राइट. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. रिप्रोडक्शन इज़ बेसिकली आप ये कह सकते हैं लाइक वी ह्यूमंस, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, ह्यूमंस की तरह होते हैं. तो इसी तरह से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी बेबी बॉर्न करते हैं, उनके अंदर भी एनिमल के अंदर एनिमल बेबी बॉर्न होता है, ठीक है. और प्लांट्स के अंदर भी न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ये रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. So all living organisms have characteristics that they can produce their own kind. This production of the offsprings from the parents is called reproduction. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइक ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर एक एक क्वालिटी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी काइंड को, यानी कि ऑफ देयर ओन काइंड. तो इस प्रोडक्शन को यानी इस पूरे प्रोसेस को, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया. इसमें बेसिकली हम बात करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में इन प्लांट्स. ठीक है, यहाँ पे जितने जो भी रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे वो हम प्लांट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो ब्रॉडली अगर आप क्लासीफाई करते हो तो आप रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने में ही आपका पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा. अगर आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वो एक टॉपिक है, एक टॉपिक को कवर अप करेंगे हम, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा. लेकिन अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है. तो लाइक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप बात करें तो इसमें कई सारे मतलब टाइप्स हैं, ठीक है, कई सारे मेथड्स आप कह सकते हैं. इसमें फर्स्ट वन है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या तो वो नेचुरली होगा या फिर वो आर्टिफिशियली होगा. तो अगर वो नेचुरली हो रहा है तो वो रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू होगा. और अगर वो आर्टिफिशियली हो रहा है तो वो कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के थ्रू होगा. वी विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन. अभी हम सिर्फ समराइज कर रहे हैं चैप्टर को. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बडिंग. बडिंग डिस्कस करेंगे हम. ये सब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं. थर्ड अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन है. एंड फोर्थ प्रोसेस है आपका स्पोर फॉर्मेशन. तो इसी को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स हैव टू काइंड ऑफ पार्ट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव पार्ट एंड द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो एज द नेम सजेस्ट, वेजिटेटिव पार्ट यानी कि वो पार्ट्स जो प्लांट की लाइफ साइकिल में हेल्प करते हैं. These are the parts of the plant that plays a major role in the life cycle of a plant, such as preparation of food, water and nutrients etc. जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में. तो फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है? प्लांट के पार्ट के थ्रू होता है, और उस पार्ट का नाम होता है लीफ. अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? पहले आपका लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो गया, और फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे पार्ट के पास कैसे पहुंचते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचते हैं. और वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? स्टेम के थ्रू होता है. इसी तरह से रूट्स होते हैं, आप जानते हैं, जो कि रूट्स जो कि सॉइल के अंदर होती हैं, वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि वो पार्ट्स जो प्लांट एक खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी जो लाइफ साइकिल है, उसको वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, तो ये सारी फूड चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो पार्ट्स हेल्प करते हैं प्लांट को, उसी को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. नेक्स्ट पार्ट होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट.
प्लांट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एज द नेम सजेस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट को। So these are the parts of the plant that plays a major role in the reproduction process in plants. For example, flowers and fruits. अगर किसी प्लांट के अंदर फ्लावर है तो वो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर किसी प्लांट के अंदर फ्रूट है तो फ्रूट विल बी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑल राइट, तो इस तरह से आपने देखा कि आप अपने प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, और फर्स्ट पार्ट आपका हो गया वेजिटेटिव पार्ट और सेकंड पार्ट आपका हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एंड द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एसेक्सुअल को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग द सीड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर हमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है। इन दिस प्रोसेस जनरली द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। यानी कि जो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ्लावर की, फ्रूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स की ज़रूरत होती है जिनके थ्रू न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑल राइट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द सीड्स ऑफ अ प्लांट। इन दिस प्रोसेस द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। यानी कि जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कभी भी आप घर में प्लांटिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सॉइल लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसके अंदर सीड को आप उसके अंदर डिप करते हैं, सीड को उसके अंदर डालते हैं और उसके ऊपर से आप सॉइल डाल देते हैं एंड वाटरिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको सनलाइट मिलती है, सीड आपका जर्मिनेट होता है, स्वेल अप होता है और इस तरह से न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। सो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके अंदर हमें सीड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसके अंदर हमें फ्लावर फ्रूट का रिक्वायरमेंट नहीं था, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स की रिक्वायरमेंट थी। So you can define sexual reproduction that the new plants are produced with the help of the seeds of a plant. In this process, the flowers of the plant participate in reproduction because flower is the main reproductive organ of the plant. फ्लावर आपके प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड मैथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड बडिंग। ऑल राइट, so yeast is an organism that contains a single cell. It is a fungi, not a plant. yeast एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक सेल पे डिपेंडेंट होता है, उसकी लाइफ साइकिल एक सेल पे डिपेंडेंट होती है, उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है और सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ईस्ट इज़ नॉट अ प्लांट, इट इज़ अ फंगी। ऑल राइट, और ईस्ट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बडिंग को परफॉर्म करता है। It can propagate every few hours if the proper amount of nutrients are available to it. और अगर प्रॉपर अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स इसको अवेलेबल होंगे, इसको मिलेंगे, तो ये एवरी आवर यानी कि हर घंटे ये प्रोपेगेट कर सकता है, यानी प्रोड्यूस कर सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म को जो कि ईस्ट कहलाता है। As the yeast finds favorable conditions, a small bulb-like projection produces from the yeast that is called bud. यानी कि जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं प्रोपगेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो उसकी बॉडी में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है छोटा सा। ठीक है, फिर ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है तो वो एक न्यू ईस्ट फॉर्म कर देता है, और इसी तरह से जब वो पूरी तरह से फॉर्म कर देता है तो फिर वो उस ईस्ट से डिटैच हो जाता है, अपनी बॉडी को डिटैच कर लेता है।
इसी तरह से न्यू बड्स बनते जाते हैं, न्यू बड्स का फॉर्मेशन होते जाता है और ग्रेजुअली जब वो पूरा फॉर्म हो जाता है, पूरा सेल फॉर्म हो जाता है, तो फिर वो अपने बॉडी को डिटैच कर लेता है, उससे अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। So the bud grows gradually and then gets detached from the parent yeast. This new cell then grows, measures and produces more cells. और इस तरह से क्या होता है, जो न्यू बड फॉर्म हुआ उसके बाद न्यू सेल फॉर्म हुआ, फिर उसने ईस्ट की बॉडी से अपने आप को डिटैच कर लिया, सेपरेट कर लिया, फिर उसने न्यू बड्स फॉर्म किए। ठीक है, तो इस तरह से ये एक चेन चलती रहती है। Sometimes a chain of buds is formed which leads to the production of a large number of yeast all together। और इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक चेन बनती चली जाती है, ये बॉडी अपनी डिटैच करता जाता है जब ये पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है, और फिर उसमें न्यू बर्ड्स, फिर उसमें न्यू बर्ड्स, फिर उसमें न्यू बर्ड्स, फिर उनका फॉर्मेशन, फिर वो अपनी बॉडी को डिटैच करता है, तो इस तरह से ये एक चेन बनती चली जाती है। So now we will discuss the next type of asexual reproduction, that is called fragmentation. All right. So first we will discuss algae. कभी भी आपने ऐसे देखा होगा जहाँ पे बहुत सारा पानी कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जैसे पॉन्ड्स हुआ या कहीं भी आपने ऐसे जैसे देखा होगा कि जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है और हर वक्त वहाँ पे पानी ही पानी रहता है। ऑलराइट, तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस आपको दिखाई देता है। जैसे आप वहाँ पे अगर अपना पैर रख के देखेंगे तो आपको स्लिपरी फील होगा। तो वो जो ग्रीन कलर का वो जो सब्सटेंस है या ग्रीन कलर की जो भी चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एल्गाई। All right. So algae like Spirogyra generally reproduce by the process of fragmentation. तो ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है, एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अपने बॉडी को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, फ्रेगमेंट कर लेना। ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है न्यू एल्गाई का। So you can say algae like Spirogyra generally reproduce by the process of fragmentation in which they divide themselves into multiple parts. ये अपनी बॉडी को डबल टाइम, ट्रिपल टाइम और भी डिफरेंट आप कह सकते हैं वेरियस टाइम्स ये अपने बॉडी को डिवाइड कर लेता है। और हर पार्ट इसका, ईच पार्ट जो भी फ्रेगमेंट है, यानी जो पार्ट है, जो हिस्सा है, जो टूटा है, ठीक है, वो एक न्यू एल्गी को फॉर्म करता है। As soon as the algae finds enough water and nutrients, it fragments and grows into new individuals. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो आपका ईस्ट होता है, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, वो रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, बड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जैसे इसको एनफ या सफिशिएंट आप कह सकते हैं कि इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, और जो भी इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए जो भी इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं जैसे इसको मिलती हैं, ये फ्रेगमेंट होना स्टार्ट कर देता है, टूटना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो जो फ्रेगमेंट होता है वो ग्रो करता है इनटू न्यू इंडिविजुअल्स में। और जो भी न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम पेरेंट की तरह होती है, क्योंकि वो उन्हीं से रिप्रोड्यूस हुए हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड एल्गी मल्टीप्लाई क्विकली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें भी वही होता है, यानी कि इसको बहुत कम टाइम में ये इसके जो फ्रेगमेंटेशंस हैं, इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो न्यू एल्गी फॉर्म करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह होती हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी आपके न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल सेम पेरेंट की तरह होती हैं, क्योंकि वो उसी पेरेंट के पार्ट से रिप्रोड्यूस हो रहा है। So next we will discuss fourth type of asexual reproduction, that is spore formation. So as the name suggests, spores यानी कि जो छोटे छोटे दाने होते हैं, यानी जो एयर में फ्लोट करते रहते हैं, एयर में घूमते रहते हैं, जो आप ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं एयर में और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। और क्या होता है स्पोर्स में, बेसिकली स्पोर्स के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, यानी आप ये कह सकते हैं एक प्रोटेक्टिव शेल होता है, जो कि उसे जो भी एनवायरनमेंट में जैसे कि ह्यूमिडिटी है, जैसे टेम्परेचर है, यानी जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं स्पोर्स के लिए, ये उससे उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग। राइट, ये जो हार्ड कवरिंग होती है इसके ऊपर।
So a spore has a hard protective cover which protects it from the unfavorable environmental conditions like temperature and humidity. As a result, the spores can travel long distances and survive for a long duration of time. और यही वजह है, that is the reason behind कि जो spores होते हैं वो long distances को travel कर सकते हैं और for a long period of time ये survive भी कर सकते हैं. एज सुन एज दे फाइंड फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि जैसे उनको मॉइस्चर मिलता है अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉस एंड फर्म्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, मॉस एंड फर्म्स जो कि प्रोपगेट करते हैं इस तरह से. So here we have completed asexual reproduction and all of its types. यानी कि यहाँ पे हमने asexual reproduction के सभी types को डिस्कस कर लिया है. तो अभी तक हमने जो बात की वो asexual reproduction में दो टाइप्स के बारे में हमने बात की थी कि ये 2 ways के थ्रू पॉसिबल है. द फर्स्ट वन इज़ नेचुरली एंड सेकेंड इज़ आर्टिफिशियली. तो नेचुरली अगर रिप्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है, यानी कि लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स के थ्रू. और अगर वो आर्टिफिशियली हो रहा है तो वो या तो कटिंग के थ्रू या फिर ग्राफ्टिंग के थ्रू. इसमें ये दो टाइप्स हमें डिस्कस करनी है. तो अगर कटिंग को हम डिस्कस करेंगे तो कटिंग और ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल मेथड्स हैं बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. तो इसमें कटिंग में आप बात कर सकते हैं, जैसे आपका रोज़ प्लांट होता है तो रोज़ प्लांट आपने सुना है कि अगर उसका हम कोई भी एक पार्ट लेके, कोई भी लाइक आप रूट का कोई पार्ट ले लीजिए या स्टेम का पार्ट ले लीजिए, ठीक है, लाइक ब्रांच का कोई एक पार्ट ले लीजिए, तो उस पार्ट को अगर हम स्वेलिंग करते हैं और वाटरिंग कर देते हैं तो उसके थ्रू आपका न्यू रोज़ प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो ये बेसिकली कटिंग का प्रोसेस है. तो कटिंग में आप रोज़ प्लांट लेकर देखिएगा, उसका कोई ब्रांच का एक पार्ट कट कर लीजिए या फिर स्टेम से उसका कोई एक स्टेम ले लीजिए और उसको आप सॉइल में मतलब प्लांट करके देखिए, तो उससे आपको एक रोज़ प्लांट, न्यू रोज़ प्लांट आपको मिल जाएगा. सो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कटिंग. नाउ वी विल डिस्कस ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है, हम दो प्लांट्स को कंबाइन करते हैं, यानी कि दो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करते हैं. यानी कि एक प्लांट का आपने लेट सपोज रूट पार्ट ले लिया और नेक्स्ट प्लांट का आपने लेट सपोज कि उसका कोई ब्रांच का पार्ट कट कर लिया या स्टेम का पार्ट कट कर लिया और उन दोनों को कंबाइन करके हमें एक न्यू प्लांट मिलता है. और उस न्यू प्लांट के अंदर दोनों ही प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन दो न्यू प्लांट्स को हमने कंबाइन किया है रिप्रोडक्शन के लिए. ऑल राइट. तो इसमें जो आपका एक रूट पार्ट लेट सपोज आपने लिया तो उसको आपने एज अ रूट मतलब वो बिहेव करेगा, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा. और जो अदर पार्ट आपने लिया है उसके साथ कंबाइन किया है वो एज अ स्टेम बिहेव करेगा. तो इस तरह से ग्राफ्टिंग के थ्रू, आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल है. सो sexual reproduction. The flowers of a plant are its reproductive organs that participate in the sexual process. जैसा कि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो हमने देखा था कि जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जैसे फ्लावर एंड फ्रूट उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड स्टेमिन. अब उस फ्लावर के अंदर एक फीमेल पार्ट होता है और एक मेल पार्ट होता है, राइट. तो जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का दैट इज कॉल्ड स्टेमिन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड स्टेमिल. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का उसको हमने पिस्टिल बोला. Some flowers contains either the stamen or the pistil and hence are called unisexual flowers. तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो मेल पार्ट होता है स्टेमिन या फिर फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल. ऐसे फ्लावर्स को आपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, कोकोनट एट्सेट्रा. And some flowers contain both stamen and pistil.
and are called bisexual flowers. एंड कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों ही पार्ट यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. सो दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिली, रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड एट्सेट्रा. ऑलराइट. So the new plant produced contains the characteristics of both plants that participate in the sexual reproduction. यानी कि जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उस प्लांट के अंदर दोनों ही प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. ऑलराइट. The stamen consists of anther that has pollen grains. These pollen grains produce male gametes. यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का दैट इज कॉल्ड स्टेमिन. स्टेमिन में दो पार्ट्स होते हैं. लोअर पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर. और एंथर के अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स. तो अभी हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में दैट इज स्टेमिन जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. द लोअर पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमेट. अब हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में. द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. यानी कि अभी हमने देखा था पिस्टिल क्या है? पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसका जो टॉप पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. उसके बाद बीच में एक नेक लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं. और सबसे लोअर पार्ट जो होता है ब्रॉड पार्ट उसको हम ओवरी बोलते हैं. ऑलराइट. तो आपका जो स्टिग्मा है वो एक स्टिकी पार्ट होता है. ठीक है ना. उसकी जो सरफेस होती है वो स्टिकी होती है इसीलिए पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं जो कि मेल गैमेट से आते हैं यानी कि मेल पार्ट से आते हैं स्टेमिन से. ठीक है. उसके बाद स्टाइल ने क्या किया? स्टाइल ने स्टिग्मा को और ओवरी को अटैच किया आपस में और अटैच किया आपने. और उसके बाद जो सबसे लोअर पार्ट है ब्रॉड पार्ट दैट इज कॉल्ड ओवरी. इट कंटेन्स एग्स इन विच द फीमेल गैमेट्स और एग्स आर फॉर्म्ड. यानी कि इसके अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं और जो न्यू एग का फॉर्मेशन होता है वो भी ओवरी के अंदर ही होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी कौन सा पार्ट है? जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं और जो न्यू एग का फॉर्मेशन होता है दोनों पार्ट्स को फ्यूज़ होने के बाद वो भी आपका ओवरी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, ओवरी के अंदर ही बनता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया फीमेल एंड मेल पार्ट के बारे में और उसके अंदर जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया. अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेंगे उसके बाद ही वो दोनों फ्यूज़ करेंगे और आपका जाइगोट फॉर्म होगा. ऑलराइट. सो द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट. मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं और वो जाइगोट को फॉर्म करते हैं. तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचने के लिए भी कुछ रास्ते हैं, कुछ तरीके हैं. ऑलराइट. सो द मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. यानी कि एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं ट्रैवल करके. The pollen grains have a tough covering which allows them in surviving the different climatic conditions. जो जिस तरह आपने स्पोर फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जो स्पोर्स होते हैं वो विंड में आपके विंड के साथ साथ ऐसी विंड में फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है ना. हवा में फ्लोट करते रहते हैं और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है. ठीक है. वहाँ पे हमने डिस्कस किया था एक टफ कवरिंग होती है जो कि उसे अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखती है. उसी तरह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं और उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि उससे प्रोटेक्ट करती है और वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं. तो क्योंकि उनका वेट बहुत लाइट है इस वजह से ये विंड के साथ या वाटर के साथ, ठीक है, विंड के साथ ब्लो करके या वाटर के साथ फ्लो करके, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं और यही मोड होता है जिसकी वजह से मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं. या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है. जैसे कि आपने देखा है कि बीज़ हैं, फ्लाइज़ हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर पे बैठते हैं.
फ्लावर पे बैठते हैं तो क्या होता है कि वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो इंसेक्ट दूसरे प्लांट के ऊपर जाके बैठता है, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठता है, तो क्योंकि फीमेल पार्ट का जो अपर पार्ट है स्टिग्मा वो बहुत स्टिकी होता है और वो पॉलन ग्रेन्स को अटैच कर लेता है अपने ऊपर। तो इस तरह से इंसेक्ट की बॉडी पे से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास ट्रांसफ़र हो। अब ये जो पॉलिनेशन है आपका, ये भी दो तरह से, टू वेज से पॉसिबल है। द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ का मतलब जैसे कि आप खुद समझ रहे हैं कि खुद से, यानी कि सेम फ्लावर के अंदर, यानी कि अभी हमने जो डिस्कस किया था पहले कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है यानी कि स्टेमिन भी है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है यानी कि पिस्टल भी है। तो दोनों ही पार्ट्स अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसे फ्लावर्स को आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला था। तो अगर सेम फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा पे, तो उसको आपने बोला सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। अब सेकंड है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक होते हैं, और वो फ्लावर सेम काइंड का भी हो सकता है और डिफरेंट काइंड का भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो रहे हैं और वो सेम काइंड का फ्लावर है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। नहीं, वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है। ठीक है, दो डिफरेंट फ्लावर्स में ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, और फिर उनका फ्यूजन हो रहा है। सो अब वो सेम काइंड के भी फ्लावर्स हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के भी फ्लावर्स हो सकते हैं। दोनों ही केस में वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनेशन आपके दो टाइप्स के हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन जो कि सेम फ्लावर के अंदर होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन जो कि टू डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर होता है, ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द अदर काइंड। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया पॉलिनेशन तक। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो हमें डिस्कस करना है वो है फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब कंबाइन करते हैं, फ्यूज़ करते हैं टुगेदर, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज द फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसी प्रोसेस को जिसके थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के कंबाइन होने के बाद, फ्यूज होने के बाद, इसी प्रोसेस को आपने फर्टिलाइजेशन बोला। देन द जाइगोट डेवलप्स एंड टर्न्स इन एन एम्ब्रॉय। उसके बाद जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद वो एम्ब्रो का शेप ले लेता है। EMBRYO। ये आपके वन लाइन डेफिनेशन में भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे ये डेफिनेशन के फॉर्म में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन एन एम्ब्रियो, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय जाइगोट, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप इस नाउ द क्वेश्चन इज हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि अब एम्ब्रियो तक तो आपको क्लियर हो गया, जाइगोट क्लियर हो गया, एम्ब्रियो क्लियर हो गया। अब आपको ये क्लियर होना है कि किस तरह से फ्रूट्स का और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद से क्या होता है, जो ओवरी होता है फीमेल पार्ट के अंदर, जो लोअर पार्ट होता है, लोअर ब्रॉड पार्ट होता है ओवरी, वो क्या करता है, ओवरी ओवरी के अंदर द ओवरी ऑफ द फ्लावर्स ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ओवरी जो होता है वो आपका ग्रो करता है धीरे धीरे और वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। Right. So after the fertilization process, the ovary of the flowers grows and develops into a fruit. The remaining parts of the flower fall off. The ovules develop and form the seed of the fruits. क्या होता है कि ओवरी डेवलप होता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है, और वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि वो गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं।
और फिर उसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है और सीड का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने वहाँ पे आपको बताया था, जो फीमेल गैमेट्स है वो ओवरी के अंदर होते हैं, और जो एग का फॉर्मेशन होता है, जो न्यू सीड का फॉर्मेशन होता है, वो भी ओवरी के अंदर ही होता है। तो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स है, तो ओव्यूल्स डेवलप होते हैं और सीड्स को फॉर्म कर। द एम्ब्रियो इज क्लोज्ड इनसाइड द सीड्स। जो एम्ब्रियो होता है आपका, वो सीड्स के अंदर एंक्लोज्ड होता है, वो सीड के अंदर होता है, ठीक है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं, ठीक है, जैसे आपका ऑरेंज है, मैंगो है, एप्पल है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, वॉलनट्स हो गया, आपका आमंड्स हो गया, राइट। एंड सो वी हैव जर्नीड थ्रू द fascinating world of plants, from their vegetative parts that sustain life to their reproductive organs that ensure continuity. We explored how flowers, with their stamens and pistils, orchestrate the delicate process of pollination and fertilization, leading to the miracle of seeds and fruits. Whether through natural or artificial methods, plants remind us of resilience and renewal. As we close this chapter, remember, every seed carries the promise of tomorrow, and every flower is nature's way of teaching us the beauty of life cycle. Thank you.